अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। और आज के इस प्रोग्राम में हम वही मौजू डिस्कस करेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। और वो मौजू ये है कि ईरान अमेरिका डील हो गई है और ये डील पाकिस्तान ने करवाई है। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बल्कि जितने भी अमन पसंद कुव्वतें हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। और इसी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे, अगर वक्त बचा तो कोशिश करेंगे डिस्कस करें KPK की सूरत हाल क्या है। इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, जनाब नूरुल्लाह साहब, जनाब खालिद किमचोई साहब, तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। खालिद फरूकी साहब, आज का दिन तो सर बड़ा खुशी का दिन है। कल जब यानी आज और कल की दरमियानी रात जब प्राइम मिनिस्टर का ये ट्वीट आया, और देखिए अनाउंस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और उसको फिर ज़ाहिर है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं और ईरानी साइड दोनों ने इसको वेट किया। तो ये जब ट्वीट आया तो सर सच्ची बात है खुशी से जी इसी ना किसी होंगे बंदा खुशी ना भी नींदर उड़ जाती कि बंदा खुशी से कहता है कि यार ये बहुत बड़ा हमें एक मोमेंट ऑफ प्राइड है हमारे लिए। तो सर ये इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी वैसी खबरें आई हैं, तो लोग शक से करते हैं कि वाकई हो जाएगी डील। सर नहीं, देखिए डील तो अब हो गई ना, हो गई। और ये समझें कि 1945 में जब शक कर रहे हो उनको छोड़े, वो छोटी बातें हैं ना। 1945 में जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुई थी तो उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी सिफारती एक्टिविटी अमन के लिए वो ये हुई है। ओके, मतलब ये है कि आप ये समझे ना कि तकरीबन आप कोई 85 ईयर्स का 86 ईयर्स का, उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी सिफारती एक्टिविटी अमन के लिए हुई है। और उस वक्त दुनिया में एक मुल्क ऐसा था जिसके पास न्यूक्लियर बम था, यानी अमेरिका। आज ये जंग हुई थी, इसमें दुनिया के दो ममालिक ऐसे थे जिसमें एक अमेरिका और एक इजराइल, जिनके पास एटम बम है। किसी और के पास भी हो सकता है, लेकिन एलानिया कोई ऐसी बात नहीं है, यानी उस रीजन में जो ममालिक थे। अब एक ऐसे माहौल में जबकि अमेरिका और इजराइल जो है वो उन्होंने एक जारहियत की, और उस जारहियत में एक मुसलमान मुल्क को उन्होंने टारगेट किया, और ये टारगेट किया कि तुम एटम बम बना सकते हो, तुम्हारा कोई ख्वाब ऐसा होगा, तुम्हारे पास कोई ऐसे चीजें हमने देखी हैं जिसमें तुमने एटम बम बना लेना है। वो इनकार करता रहा, लेकिन उन्होंने कहा एटम बम बना सकते हो। इसमें पाकिस्तान ने जिस तरह रोल प्ले किया, और मैं तो इसको कई हवाले से देखता हूँ, ये तारीख में मेरा ख्याल है आने वाली शायद सैकड़ों साल इस बात को याद रखा जाए कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपने दोस्त मुल्क को सपोर्ट किस तरह किया है, किस तरह उसको जंग से बचाया है, किस तरह उसको उस तबाही से जिसका उन्होंने इरादा किया हुआ था अमेरिका और इजराइल ने, उससे निकाला है। अच्छा, सिर्फ यानी ईरान को नहीं बचाया बल्कि अमेरिका भी हमारा दोस्त मुल्क है। देखिए नहीं, अमेरिका को आप छोड़ें, एक साइड पे रखते हैं अभी ना। मैं तो अभी ये बात करता हूँ कि इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए अमेरिका ने तो दुनिया में 100 जगह पंगे लेने हैं, वो हर जगह जाता है। लेकिन हमारा जो रीजन है उसमें हमें उस रीजन में हमने जो रोल प्ले किया है, मेरा ख्याल है, और फिर मुस्लिम उम्मा के लिए जो रोल प्ले किया है, इससे बड़ा किरदार और क्या हो सकता है कि आपने वो तमाम माहौल जिसमें ये था कि ये इसराइल जैसा एक दुश्मन मुल्क जो है, जो आज ईरान पर हमलावर हुआ है, वो कल को पाकिस्तान के बारे में भी ऐसे ख्यालात रखता है भारत से मिलकर, और वो हमारे बॉर्डर पे आ गया है, अफगानिस्तान में वो मौजूद है। उस मुल्क के बारे में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो पहले दिन से बड़ी ही वाज़ेह है, बड़ी मुस्तकिल पॉलिसी है। जैसे फ़लस्तीनियों के बारे में पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, इस तरह इसराइल के बारे में बड़ी क्लियर है। तो पाकिस्तान ने ये जो रोल प्ले किया, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिस तरह सेम पेज पर आए हैं और जिस तरह मुल्क को लेकर आगे चले हैं, ये हैरान कुन है। ये एक मौजज़ा है, वाक़तन एक मौजज़ा है। इसको आप ये कहें कि एक ऐसा मुल्क जो इससे पहले आइसोलेटेड था, और ये क्लेम किया जाता था ना, और वाकई हालात हमने ऐसे देखे थे। जिस हालात में हमें यहाँ पाकिस्तान में बैठ के ये इंतजार होता था कि यार अमेरिकी सदर कभी फोन करेगा। 5 साल हमने 4 साल गुजार दिए, अमेरिकी सदर का किसी की कॉल नहीं कभी आई थी। जी जी। आज वही सदर जो है जगह जगह आपका शुक्रिया अदा करता फिर रहा है, उसकी जान बचाई है हमने, उसको निकाला इस अजाब से, वो भी शुक्रिया अदा कर रहा है। बाकी दुनिया ने तो करना ही करना है। सो दुनिया का कोई इस वक्त ऐसा फोरम नहीं है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, दुनिया की कोई खबर ऐसी नहीं है इस रीजन से मुतल्लिक, इस एग्रीमेंट के हवाले से, या यहाँ जो पीस डील हुई है। अभी तो ये एक फ्रेमवर्क है, जाहिर है कि आने वाले दिनों में इसने एक एग्रीमेंट की शक्ल इख्तियार कर जानी है। तो इसके बाद जहाँ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा, और आप ये देखिए ना कि आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेके फील्ड मार्शल तक के वो बार बार जा रहे हैं तेहरान, और वो स्टे कर रहे हैं वहां पे। मोहसिन नकवी साहब भी साथ भी गए, और उसके बाद उन्होंने दौरे किए हैं। जी जी। 2 बार अकेले भी दौरे किए। वो गए वहां पे उन्होंने स्टे किया, ईरानी हुकाम से मुलाकातें की, उसके बाद फिर वो वहां से आए। और इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी क्या है पाकिस्तान की इन एफर्ट्स के नतीजे में, देखिए
जो पाकिस्तान ने जिस मुल्क को नाकाम बनाया है, देखिए अमेरिका और इसराइल के ईरान के दरमियान तो डील करवा दी, जिस मुल्क को नाकाम बनाया वो इसराइल है। उसको एक ऐसा जख्म लगाया है कि जिसको वो शायद कभी नहीं भूलेगा। उसका ग्रेटर इसराइल का ख्वाब आपने तोड़ दिया है, ठीक है। और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो है वो उसका ये था कि आज ईरान पे, कल दूसरे किसी मुल्क पे, कल तीसरे मुल्क पे, आपने उसका रास्ते तमाम मसदूद कर दिए हैं, उसको उसकी जगह पे महदूद कर दिया है। आने वाले दिनों में इसके असरात जो है ना वो देखेंगे आप। लेकिन ये फिर मैं आपको ये बताऊं कि इस मुआहदे के नतीजे में, इस अमन डील के नतीजे में एक तो स्टेबिलिटी आएगी पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया में जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे महंगाई वापस होगी, पेट्रोल की कीमतें वापस आएंगी, तवानाई की बाकी सारी कीमतें जो है वापस आएंगी, एक स्टेबिलिटी का दौर आएगा। ये दुनिया भर पर पाकिस्तान का एहसान है, दुनिया भर की मईशतों पर पाकिस्तान का एहसान है। फिर पाकिस्तान को खुद से कितने इसमें फ़ायदे हासिल होंगे, इसलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर फौरी तौर पर ये चीज़ें आ जाती हैं कि महंगाई के असरात मईशत पर पड़ते हैं, जो तवानाई का क्राइसिस आ जाता है। एक तो इस दौरान हमने एक बड़ी अचीवमेंट ये भी देखी कि जितना वहाँ से जो टैंकर गुजरे ऑयल वाले वो पाकिस्तान के थे, उनको ना अमेरिका ने रोका ना ईरान ने रोका। ये बड़ी सफारती कामयाबी थी। और आज हम देखिए ना गौर साहब के, आज हम यहाँ बैठ के जब बात कर रहे हैं तो कल को हमें गैस की सप्लाई कितनी आसानी से ईरान से शुरू हो सकती है। वो मुआहदा जो हमने किया हुआ था जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका था वो हुआ है। हाँ, वो ज़ाहिर है इसके माशी असरात जो है इस पे बात करते हैं। लेकिन मैं खालिद मुझे साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये कहा है माशी असरात के हवाले से कि इसके जो असरात हैं वो हम आवाम तक पहुँचाएंगे। तो ईरान की जो हमने ये डील करवाई है अमेरिका के साथ, उसका हमें बराह रास्त क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो है अमन की मकालमे की सफारतकारी की फतह है, और इसमें जो आप फरमा रहे हैं उसमें उसके असरात तो आज से ही आना शुरू हो गए। आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ा एक सुबह के वक्त शुरू में ही मार्केट के स्टार्ट के वक्त ही जो है वो एक जंप आ गया था, और जो इन्वेस्टर हैं, सरमायाकार हैं, उन्होंने इसको जो है इस फैसले को, इस माहदे को जो है वो एंडोर्स किया है। और दूसरा, आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस देखें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो देखिए कि एक वक्त था कि 126 अरब डॉलर जब जंग जोरों पर थी तो 126 डॉलर फी बैरल तक जो है वो ऑयल की कीमतें जो है वो पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद कम होती, आज देखें कि 5% जो है ना वो उसमें कमी आई है, और 83 डॉलर फी बैरल जो है 80, जो अमरीकी ऑयल है, जो अमरीकी ऑयल है वो 80 तक आ गया, और जो यूके का ब्रेंट का ऑयल है, खाम ऑयल है, वो 83 पर आ गया। और आप देखना भट्ट साहब कि जब ये मुआहदे पर ये MOU पर जब साइन होंगे, तकरीब होगी और इस पर अमल दरामद शुरू होगा, तो ये प्राइसेस और नीचे जो है वो आएंगी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ से ये बढ़ना शुरू हुई थी अब वहाँ तक ज़रूर जो है ये कीमतें जो हैं आएंगी। और इसका जिस हवाले से आपने बात की कि इसके असरात जो हैं पूरी दुनिया पर पड़े हैं, पूरी दुनिया के मैशत पर पड़े हैं, लेकिन हमारी मैशत पर भी बहुत असरात है। हमारी इकानमी जो है वो भी दबाव का शिकार हुई है। और यहाँ पर देखिए कि हम मैं आपको बताऊं कि इस मुआहदे के, इस जंग बंदी के, इस मुस्तकिल मुआहदे के सबसे बड़े बेनिफिशरी इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो ट्रेड जो है वो दोनों ममालिक ईरान और पाकिस्तान जो है वो 10 अरब डॉलर तक जो है वो बढ़ाने पर इत्तफाक कर चुके हैं। और इसके साथ जो गैस पाइपलाइन की बात की गई कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा बहरान जो है वो तवानाई का बहरान है। इस बहरान का भी जो है वो खात्मा होगा, और जो हमारी तवानाई के मसाइल हैं वो हल होंगे, और ये सबसे ज़्यादा हम सस्ता ऑयल और तवानाई गैस जो है वो भी ले सकते हैं। और इससे दूसरा देखिए कि हमारी मैशत को एक और दबाव जो आने वाला था अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उसके खदशात थे कि हमारी जो मैशत है वो मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ी हुई है जी। हमारी सारी इकानमी, हमारे जो सबसे ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर वो वहां से आते हैं, और हमारी जो गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही थी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ सऊदी अरब और गल्फ ममालिक से, अब वो भी जो है वो गल्फ से आ रही थी। तो इस तरह हमारी जो मैशत है उस पर आप देखना
बड़े मुश्किल सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि जिस तरह की मैनेजमेंट की है हमारी बहुत हुकूमत जबरदस्त ने, मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट बात ने, दुरुस्त है। और देखिए किसी जगह पे कोई पेट्रोल के लिए लाइन नहीं लगी सर, नहीं किसी जगह पे गैस के लिए लाइन नहीं लगी। आप इंडिया में देखते हैं क्या हालात रहे हैं। क्रेडिट की आपने बात की थी ना, वो अपनी बात जा रही है कि जुम्मे को जब साइन होंगे तो मेजबानी उनकी जिनेवा में जाके पाकिस्तान करेगा। और मुआहदे का नाम क्या होगा? इस्लामाबाद मुआहदा, इस्लामाबाद का। बहुत बड़ी बात है ये तो। जी सबसे बड़ी बात। अच्छा देखिए कि उसमें आप देखें कि पाकिस्तान ने एक और बड़ा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने जो काम किया, क्योंकि इसराइल जो है अब वो मुसलमान ममालिक को भी लड़ाना चाह रहा था, उनके अंदर भी तकसीम बड़ी का शरारतें की उसने। और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने मुसलमान ममालिक को भी तकसीम से जो है बचा कर रखा। और इस वक्त देखिए कि अगर शिकस्त हुई है, हार हुई है किसी की, खोलकर दुनिया मान रही है वो इसराइल की हुई, इसराइल की, क्योंकि इसराइल जो है उसने तो आखिरी टाइम तक, आखिरी दम तक, आखिरी घंटे तक जो है वो इस मुआहदे के खिलाफ साजिशें की। अच्छा, लबनान पर हमला किया। बिल्कुल ठीक बात है। और एक और जगह भी ऐसी है, एक मकाम और भी ऐसा है जहां पर पाकिस्तान की जो इज्जत है वो हजम नहीं हो रही, वो इंडिया के अंदर हजम नहीं हो रही, वो नरेंद्र मोदी सरकार को हजम नहीं हो रही। अच्छा इस मुआहदे से इंडिया के अवाम तो यकीनी तौर पे मैं ख्याल खुश होंगे, हाँ नरेंद्र मोदी का खुश होना मुश्किल वाली बात है। जाहिर है वो तो एक पाकिस्तान दुश्मन। अच्छा वैसे जैसे अभी आपने इंडिया का जिक्र किया तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया, उसने कहा जी हम वेलकम करते हैं इस जो डील होने जा रही है। तो मुझे याद है 27 फरवरी को मनूरल्लाह साहब 27 फरवरी को ये जफ्फियां डाल रहे थे जाके वहां पर नेतन्याहू के साथ, और 28 को उन्होंने हमला कर दिया था। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है नूरुल्लाह साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया जो चीनी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट शी का भी, मोहम्मद बिन सलमान का भी, और कतर के जो हुक्मरान हैं उनका भी, सबका उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बड़ा ताउन किया। ये तो वाकई शुक्रिया अदा करना तो बनता था। बट साहब आप ये देखें दुनिया में जो जब हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल चेंजेस हैं वो कितनी बड़ी हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद ख़ास तौर पर ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल था वो दुनिया में ये समझा गया कि बड़ी ताकतों को लड़ने से, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए ख़ास किरदार अदा किया जाएगा। 194 उसके मेंबर्स हैं, 15 सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 मुस्तकिल मेंबर्स हैं जो एटमी ताकतें भी हैं। लेकिन ये दुनिया जब तबाही के दहाने पर आकर खड़ी हुई, जब एक न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा हुआ, जब तहजीब को मिटाने की धमकी दी गई, उस मौके पर वो यूएन की सिक्योरिटी कौंसिल, वो तमाम इदारे और वो तमाम ममालिक और वो तमाम कुव्वतें नाकाम हुई। और वहाँ पर जो रोल प्ले किया उस तबाही को रोकने के लिए, वहाँ पर अमन कायम करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, तहजीबों को बचाने के लिए वो रोल पाकिस्तान ने अदा किया। और उस पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज करती है उस रोल को कि पाकिस्तान की वजह से वो जंग रुकी, वो तबाही रुकी। मशरिक़ वस्ता में अगर हम देखें ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक की आपस की जंग का जो ख़तरा था, जैसे भी चौधरी साहब भी फरमा रहे थे, वो ख़तरा टला। और अमरीकी सदर ने, जो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क है, वहाँ पर वो बार बार ये एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की वजह से हमने ये सीज़ फायर किया। और 8 अप्रैल से 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग में 8 अप्रैल से जब पाकिस्तान की उसमें डिप्लोमेसी के बाद वो सीज़ फायर का मरहला आया, तो उस वक्त से लेकर ऑनवर्ड्स वो सीज़ फायर बहुत हद तक कामयाब रहा। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए, लेकिन वो सीज़ फायर कामयाब रहा। उस दौरान में इस्लामाबाद टॉक्स हुई, इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के नुमाइंदे आए। दोनों ममालिक की जो सीनियर लीडरशिप है वो इस बात पर मुत्तफ़िक थी कि ये पाकिस्तान की निगरानी में, पाकिस्तान की मेज़बानी में ये अमल आगे बढ़ेगा। और हमने अपने प्रोग्राम में भी, आपके प्रोग्राम में भी कई मरतबा बात हुई जब ऐसे शुबहात पैदा होते थे कि शायद अब ये अमन कायम नहीं रह सकेगा और फिर दुनिया जंग की तरफ चली जाएगी। मेरा बार बार ख्याल यही था कि पाकिस्तान की एफर्ट्स जो हैं वो कामयाब होंगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान काम कर रहा था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, इस तमाम महाज पे जिस तरह से काम करते रहे, तो वो सारा जो हमारी एफर्ट्स थी वो रंग लाई हैं। और अब इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो ठीक है जिनेवा में होगा, वो लॉजिस्टिक्स इश्यूज होते हैं उस वजह से हो रहा है, लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। और वो तारीखी
काम पाकिस्तान ने कर दिया है जो आइंदा दुनिया में याद रहेगा और लोग इसको पाकिस्तान के इसको ये तस्लीम बिल्कुल ठीक करेंगे। बात है। जैसे खालिद फरूकी साहब ने कहा था कि सदियों तक ये जो है ना ये कारनामा ऐसे ही होता है, उसको बिल्कुल बिल्कुल कोट किया जाएगा। सफारतकारी का इससे बड़ा मेरा ख्याल इससे बड़ा कारनामा कोई नहीं है माजी की तारीख में। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आपने पहले जिक्र किया था कि इसराइल जो है वो खित्ते में अब उसकी एक मतलब वो वाली धौंस नहीं रहेगी। सही बात है। एक नया सिनेरियो बन गया ना सर, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ही एक नया सिनेरियो बन जाएगा। और ईरान जो है अब वो एक ताकत के तौर पे सामने आया है। अब देखिए कि उसके मद्दे मुकाबल दो सुपर पावर्स यानी जो उनके पास एटॉमिक पावर्स हैं, एटमी बम है दोनों के पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मबनी असला है। और ईरान जो है वो उनके सामने खड़ा भी रहा। और फिर अब जो मशरिक वस्ता की सूरत हाल है उसमें इसराइल का तो 3 डब्बा गोल हो गया सर। देखिए गौर, सिर्फ कोई ईरान वाली बात नहीं है, टोटल एक्सपोजर एक नया दुनिया के सामने आया है। उसमें देखिए 3 ममालिक हैं ऐसे जो इसराइल को डायरेक्ट इस वक्त चैलेंज करने की पोजीशन में है। 3 ममालिक हैं, एक पाकिस्तान, एक ईरान और एक तुर्की। ठीक है, 3 ममालिक हैं। अच्छा, तुर्की के साथ तो बराह रास्त तसादम की इसराइल धमकी दे रहा है। पाकिस्तान को भी दरपर्दा कई दफा उसने धमकियां दी और पाकिस्तान के खिलाफ उसने कोशिशें भी की, ईरान पर उसने हमला नहीं किया। सर, हमारे खिलाफ उसने जंग की है। मैं याद दिलाता हूँ ये जो 2025 में इंडिया की तरफ से वो वहां से आगे वो वहां से पे लड़े हमारे हाँ, वो लड़े हैं। अच्छा, और देखिए मैं आपको बताऊं, वो वहां भी निकाल हुए, वो वहां भी निकाल नहीं, हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने भी दुश्मनी उनसे पूरी निभाई है। फिर पाकिस्तान ने देखिए 73 की जो वार थी ना, उसमें अरब मुल्कों की किस तरह मदद की। और पाकिस्तान ने, आपको याद है तारीखी तौर पे हर जगह ये वाकयात आते हैं कि पाकिस्तानी पायलट से जिन्होंने उर्दन से फ्लाई किया था और इजरायली जहाज तबाह किया था, उस वक्त तक उसमें उस रीजन में कई ऐसी बातें नहीं होती थी कि कोई इसराइल की एयरफोर्स जो है उसको चैलेंज कर सकेगा। सो पाकिस्तान ने तबाह किया था उनका जहाज और सारी दुनिया को पता है, ओपनली ये सारी बातें होती रही हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान का इस वक्त किरदार है ना, देखें पाकिस्तान इस वक्त सऊदी भाइयों की मदद के लिए अपनी फौज वहां भेज चुका है। इसका मतलब है हम 500-600 किलोमीटर के फासले पर इसराइल से बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जो है लेबनान के साथ, जो पाकिस्तान की इस वक्त आपको पता है कि लेबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान आए हैं तो उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। सो पाकिस्तान की उस इलाके में प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब को मजीद अफवाज देने की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान वो भी भेजेगा। और इसी तरह के एग्रीमेंट पाकिस्तान के कतर वगैरह से भी होंगे। और इसके लिए मेरा ख्याल है, जहाँ तक जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान अपने इन दोस्त मुल्कों का एक ताकतवर मजबूत इत्तेहादी बन रहा है। और ये अकॉर्ड जो नए मिलिट्री अलायंसेस हैं ये बन रहे हैं। सो वो इसराइल जो है इस वक्त देखिए, इस जो अभी जो एग्रीमेंट जो हुआ है इसके लिए इसराइल ने क्या, उसका रवैया क्या है, उन्होंने तो टोटली इससे इनकार कर दिया है। इसराइल के वज़ीर ख़जाना ने, वो इंतहा पसंद है, बेन गॉयर या पता नहीं उसका क्या नाम है, और दूसरा उनके वज़ीर दिफा ने भी आज ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका की इस डील से बाहर है, वो नहीं मानते इसको। अच्छा, और ये बड़ी अहम बात है, अगर वो नहीं मानते तो सर अमन तो नहीं रहेगा। फिर नहीं, देखिए ना, अमन नहीं रहेगा। अब देखने वाली बात यह कि अमेरिका अपना किरदार क्या अदा करना चाहता है। अमेरिका ने जो कुछ करना था वो कर लिया। अब क्या अमेरिका दोबारा इसराइल के बहकावे में आएगा, दोबारा ट्रैप में आएगा? अमेरिका दोबारा इस ट्रैप में नहीं आएगा, इसलिए कि अमेरिका के अंदर जो रायामा है वो अब इजाज़त नहीं दे रही किसी भी अमेरिकी इंतजामिया को। वो जितनी शिद्दत के साथ, और आप ये बात कर रहे हैं, एक अमेरिका के अंदर एक तंजीम है जिसको ज्यूज कांग्रेस कहते हैं, जी जी, वो लॉबिंग करती है। उसमें डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, हर साइंसदान, हर शोबे से उसमें बेशुमार लोग उसमें उन्होंने बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। अब इसराइल के अंदर तो डिबेट की हो रही है कि जो अमेरिकन कांग्रेस ज्यूज कॉन्फ्रेंस है, क्या वो ज्यूश कांग्रेस है, क्या वो हमें सपोर्ट इसी तरह करती रहेगी? इसका मतलब यह है कि इसराइली हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो वहां पे अमेरिका के अंदर भी नहीं मारी जा रही। यूरोप सारे के अंदर, स्पेन में रद्दमल देखिए कितना खौफनाक हुआ है, कई और दूसरे यूरोपीय मुल्क जो हैं उन्होंने। मसला सिर्फ ये है कि अमेरिका जो है, जो रोल प्ले कर रहा था, क्या अमेरिका उस रोल से बाहर आएगा? आज एक जो हमला कल इसराइल ने किया, आखिरी जो अटैक उसने किया इस मुआहदे को रुकवाने के लिए, बैरूत पे किया। अब वो बैरूत के अटैक का मकसद ये था कि ये जो डील आज रात होने वाली है वो ना हो। अच्छा, अब इसमें ईरान ने बहुत तहम्मुल का सबूत दिया है, इसमें पाकिस्तान ने, कतर ने बड़ा रोल प्ले किया, ईरान को रोक के रखा है, बिलखुसूस पाकिस्तान ने उसको रोक के रखा है। और ईरान ने समझदारी का सबूत दिया है कि उन्होंने जवाबी हमला नहीं किया। मसला यह है कि अगर इसराइल अटैक करता है लेबनान में
दोबारा करता है या फिर लिबनान से अपनी फौजें वापस नहीं बुलाता, तो इसका मतलब है कि जो नुक्ता स्पेशली शामिल हुआ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसका बड़ा जिक्र किया है कि लिबनान इसमें शामिल है। अब अगर वो वहां पे अपनी फौजें रखता है तो इसका मतलब फिर यह है कि इसराइल इस मुआहदे को नहीं मान रहा। अब मसला तो फिर यह आ जाएगा कि दुनिया उसको इस बात की क्या सजा देती है। देखिए, दो बड़े अहम मामला इस वक्त तय होने हैं। एक तो लिबनान से इसराइली फौज की वापसी और दोबारा हमले ना करना, और दूसरी बात यह कि गजा से इसराइली फौज की वापसी, क्योंकि जिस इलाके पर उन्होंने येलो बेल्ट एक बना के कब्जा कर लिया है, यहां से इसराइली फौज का वापस आना बहुत जरूरी है। अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं जो अपना वेस्ट बैंक है वहां पे, और वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं नई जो अपना फिलिस्तीनी अथॉरिटी है उसके। अब ये तमाम मराहिल जो हैं, ये तमाम मराहिल ऐसी शक्ल में ही हो सकते हैं जब वहां पे इसराइली फौज नहीं होगी। सो इसराइल अगर नहीं मानता इसको, तो आप ये जहन में रखें, इसराइल अपनी सिक्योरिटी को खुद खतरे में डालेगा। और ये इसराइल के अंदर अब ये जो है वो ये कि तकरीबन को 5 से 6 लाख इसराइली जो है माइग्रेशन कर चुके हैं इस जंग के दौरान वहाँ से, और निकल के उन्होंने साइप्रस में और 1-2 और कंट्रीज़ हैं अफ्रीका से, वहाँ तक चले गए हैं, जाके वो अपने जजीरे खरीद रहे हैं, वहाँ अपना ले रहे हैं। सो एक ऐसे मुल्क में जहाँ उनके लिए ज़िंदगी मुसलसल एक ख़तरे में रहे, तो ये तो इसराइल किस तरह सर्वाइव कैसे करेगा? नहीं, इसराइल का सर्वाइवल तो अपनी जगह पे, लेकिन हालांकि जैसे जब तक ये मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, जब तक 1967 की पोजीशन पे इसराइल वापस नहीं जाता, तब तक मामला हल तो नहीं होगा, मुकम्मल अमन नहीं आ सकेगा। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि मशरक़ वस्ता में देर पा अमन जो है वो कब कायम होगा, मुस्तकिल अमन जो है वो कब कायम होगा। और जब तक मसला फ़लस्तीन जो है वो हल नहीं होता, उस वक्त तक जो है वो अमन जो है उसको इसराइल की तरफ से ख़तरात जो हैं वो हमेशा रहेंगे। और देखिए कि अब ये जो मुआहदा रुकवाने की कोशिश की गई है इसराइल की तरफ से, और अब मुआहदा होने के बाद भी इस मुआहदे को जो खतरात दरपेश आ सकते हैं, 19 जुलाई तक कोई ना कोई शरारत ना करने वो दोबारा से 19 जुलाई तक भी, 19 जून तक भी, और उसके बाद भी खतरात जो हैं वो इसराइल की तरफ से जो है वो मौजूद हैं। लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो चुकी है और जिस तरह के हालात बन चुके हैं, और जिस तरह का जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डांट खाने के बाद बार बार जो है वो इसराइल को सरेंडर करना पड़ा है, अब मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से जो है वो इसराइल जो है इस तरह किसी भी मुल्क पर जो है वो हमला आवर होने की उस तरह कोशिश करेगा। और इसमें देखिए कि ख़ास तौर पर इस पूरे रीजन के अंदर पूरे तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उन पर भी जो है वो उनको भी ईरान के हवाले से बात तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन इसके बावजूद मिडल ईस्ट के तमाम जो ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत पर, पाकिस्तान की सियासी क़यादत पर, अस्करी क़यादत पर इत्तमाद का इजहार किया है। और ये जो मामला तय हुए हैं उनको डोर्स किया है। उसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा जो इस खित्ते के अंदर कीमत अदा की है इस जंग की, वो तो गल्फ के जो ममालिक हैं, मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, उन्होंने किया है, क्योंकि 200 अरब डॉलर की जो इकानमी है उसको नुकसान जो है गल्फ के अंदर जो है इस जंग से उनको हो चुका है। और उनका जो कारोबार है वहाँ पर, वहाँ उनकी जो मेशत है उसको नुकसान जो है पहुँच चुके हैं। ये मैं आपको बताऊँ, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है इस पर खुशी नहीं मनाई जा रही, जश्न नहीं मनाया जा रहा, बल्कि पूरी ना सिर्फ मुसलमान ममालिक के अंदर पूरी दुनिया इस पर खुश है, पूरी दुनिया जो है वो। लेकिन दो लोग सर परेशान है नूरुल्लाह साहब, दो लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं बल्कि आंखों में आंसू हैं, और एक का नाम है नेतन्याहू और दूसरे का नाम है नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन दोनों को गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 2 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बार पाकिस्तान के हाथों उनको बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, और दूसरी बार अब शिकस्त का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 27 फरवरी को नरेंद्र मोदी जाके नेतन्याहू को जफियां डाल रहे थे, और अब वो कहते हैं मैं वेलकम करता हूँ। आप इसमें इसको क्यों इग्नोर करते हैं कि ये जो दूसरी शिकस्त है नेतन्याहू की और उनके पार्टनर नरेंद्र मोदी की, उसमें भी पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। जी बिल्कुल, ये इस जंग के रुकने में जो एक सतह पे, एक जगह पे हमने अस्करी तबार से उनको शिकस्त दी, दूसरी जगह पे हमने
सफारती एतबार से जी, शिकस्त। सफारती महाज पर हमने काम किया, उनके लिए अस्करी शिकस्त है ये। इसराइल के लिए ये अस्करी शिकस्त है जो पाकिस्तान ने सफारती महाज पर काम करके उनको दिया है। और ये अगेन मैं वो कहूँगा कि दुनिया का जो बदलता हुआ नक्शा है असल में, जैसे मैंने उससे पहले यूएन की बात की, आप ये देखें कि ये यूनिपोलर दुनिया नहीं रही है। पाकिस्तान के साथ चीन के ताल्लुकात जो दहाइयों पर मुहित हैं, उसका जो सम्राट है वो सामने आ रहे हैं, वो अब हमें नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की वो जंग जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, और अब भी सिफारती महाज पर जिस तरह से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, तो वो जो हम बचपन से शुरू से सुनते आते हैं, समुद्रों से गहरी और हिमालय से बुलंद ऊंची जो दोस्ती है हमारी, मजबूत दोस्ती है, वो हमें प्रैक्टिकली दुनिया में नज़र आ रही है। वो मुख्तलिफ शोबों में, वो ज़राअत में है, वो इकॉनमी में है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, और वो दिफा में भी है। और पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं वो पूरी दुनिया ने उनका एतराफ़ किया है। वो इंडिया के राफेल गिराने हो या सिफारती महाज पर हमने दुनिया की बड़ी ताकत को जंग से रोकना हो, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। तो चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जिस तरह से सिफारती महाज पर काम किया, ज़ाहिर है बैक एंड पे बहुत सी चीज़ों पर काम हो रहा होता है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की एसोसिएशन, ये जो खित्ते में जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पाकिस्तान चीन और रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये यकीनन नरेंद्र मोदी के लिए भी परेशानी का बायस है, और नरेंद्र मोदी के पार्टनर जो है नेतन्याहू, उनके लिए तो है ही। दूसरा इसमें एलिमेंट ये है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी है, जिसमें पाकिस्तान के दुश्मन ज़ाहिर है पाकिस्तान को माशी तौर पर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस मुआहदे के बाद जब ईरान पर से पाबंदियां ख़त्म होंगी, माशी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, कारोबारी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, तो एक तो हमारे पास जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो तकरीबन मुकम्मल है, उसमें थोड़ा सा काम बाकी है, वो हमारे लिए एक आसानी हो जाएगी तवानाई के हवाले से। दूसरा, पेट्रोल की जो तरसील है उसके जो इजाफी अखराजात होते हैं लॉजिस्टिक्स के, वो कम हो जाएंगे, उसमें हमें एडवांटेज मिलेगा। तीसरी चीज़ यह है कि ईरान को 12 से लेकर 24 अरब डॉलर इब्तदाई मरहले में मिल जाएंगे। तो उन 12 से 24 अरब डॉलर के साथ ईरान में जो तरक्की का अमल शुरू होगा, और बीइंग द क्लोजेस्ट नेबर और एलाई पाकिस्तान के साथ, जब हमारे उनके बिजनेस ट्रेड हमारी शुरू होगी, जब हमारे बिजनेस रिलेशंस बढ़ेंगे, तो वो इकॉनमी की एक ग्रोथ होगी, वो दोनों मुल्कों को उसको फ़ायदा होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक ब्राइट जो पिक्चर नज़र आ रही है इकॉनमी के हवाले से, वो हमारी इस सफारती कोशिशों के बाद हमारे वज़ीर आज़म, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर दाखिला, हमारी हुकूमत, हमारे दफ्तर ख़ारजा, सब लोगों ने जिस तरह से मेहनत से काम किया, उसके नताइज, उसके समरात अब हमें नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, ये इन सब का जिनका आपने जिक्र किया खालिद फरूकी साहब, इन सब का वाकई एक किरदार इसमें है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा किरदार जो है वो मोदी का है। वो पता कैसे है? वो ऐसे है कि उसने गलती की हम पे हमला करके, और हमें मौका मिल गया उसको सबक सिखाने का, हमें मौका मिल गया दुनिया को बताने का कि हम जो है ना कितने ताकतवर हैं। और फिर उस ताकत की वजह से जो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने हमें दी, और हमने उसका बिल्कुल जायज़ इस्तेमाल किया, हमने अपने दिफा में अपने आप को मनवाया, अपने आप को मनवाया। उसके बाद पूरी दुनिया ने हमसे जो है ना एक ताल्लुक बनाया, एक मुख्तलिफ पाकिस्तान, एक मुख्तलिफ पाकिस्तान दुनिया के सामने आया, जिस तरह अब एक मुख्तलिफ ईरान सामने आया, मुख्तलिफ ईरान, ठीक है। तो लिहाजा ये एक ऐसा मौका था जिसकी वजह से हुआ। अच्छा चले, अभी इस पर तो बहुत सारी बात होगी, थोड़ा सा टाइम रह गया। मैं चाहता हूँ जरा KPK की सूरत हाल बता दें, क्योंकि वहाँ पर तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है खालिद फरूकी साहब के 35 से 40 अरकान असम्बली जो हैं, बाज़ लोग तो शायद 50 का भी जिक्र करते हैं कि जनाब वहाँ पर वो सेल अफरीदी के साथ नहीं रहे। अली मीर गंडापुर साहब ने उनको अपने गिरद कर लिया, या कुछ ग्रुप्स थे जिनको अली मीर गंडापुर अपने साथ में ला लिया। अब बजट का महीना है, 30 जून से पहले बजट पास होना है। बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत नहीं रहेगी। क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल है सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त PTI का जो अंदरूनी बहरान है, वो ये KPI का बहरान बन चुका है। पहले तो था ना कि वो विफाक के साथ उसके इख्तलाफात थे और बाकी अपोजिशन जमातों के साथ। इस वक्त सबसे बड़ा बहरान यही है। अब इसमें इस बहरान की वजह क्या है? इस बहरान की वजह यह है कि पार्टी के ऊपर एक आमरीत है। पार्टी में कुछ लोग जो हैं, मिसाल के तो जो बानी चेयरमैन हैं, उनके जो फैमिली के लोग हैं, उनकी हमशीरा मोहतरमा हैं, वो जिस तरह डिक्टेट कर रही हैं, करने की कोशिश करती हैं, जिस तरह वो पार्टी को चलाना चाहती हैं, उस पर कोई भी पूरा नहीं उतरेगा। गंडापुर क्यों गए थे? इसीलिए गए थे कि वो पसंद नहीं रहे थे। अच्छा, पसंदीदगी क्या किस बात पे है कि आप विफाक के साथ लड़ाई करते रहे,
आप विफाक के ऊपर हमलावर हों, आप इस्लामाबाद पे धावा बोलें। इसके साथ साथ कुछ करप्शन के मामला भी थे। वो करप्शन के मामला भी थे। ये तो देखिए, ये मामला तो साथ साथ चलते रहे, लेकिन बुनियादी तौर पे जो खतरनाक चीजें होती हैं वो ये होती है कि आप जब अपनी ही क़यादत को अपने मकासद के लिए, अपने मुफादात के लिए आप जब विफाक के साथ लड़ाते हैं, ये लड़ाई जो वहाँ पे शुरू हुई है, इसमें इस चीज़ ने केपीके के अंदर जो बहरान पैदा किए वो हर तरह के किए। अमन अमान की सूरत हाल वहाँ पे ख़राब है, सरमायाकारी वहाँ पे नहीं हो रही, तरक्याती मनसूबे वहाँ पे मुतासर हैं। इन हालात की वजह से हर रुकन जो है वो गैर मुतमईन है। वो गैर मुतमईन लोग जो हैं उन्होंने तो सीएम एक इलेक्ट किया अपना कि ये हमें डिलीवर करेगा, हम इसके ज़रिए काम करवाएंगे, और सीएम ने अपनी कैबिनेट बनाई, अपनी उसकी पार्टी जीती। लेकिन अगर वो लोग सारे काम नहीं करेंगे और अब एक नई लड़ाई जो है बजाय इस बात के, और ये बड़ी बेचारे जो केपीके के अवाम हैं उनकी बड़ी महरूमी है, बजाय इसके कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट देखें, एक ऐसी गवर्नमेंट जो उनके लिए सर्व कर रही है वो देखें। एक ऐसी गवर्नमेंट उनको देखने को मिलती है जो विभाग से भी लड़ती है और जो एक दूसरे से भी लड़ती है। सो ये लड़ाइयाँ ऐसी हैं। अब अगर बजट देखिए ना, अब बात ये चल रही है कि 3 महीने का बजट वहाँ मंजूर हो सकता है। 3 महीने का बजट कैसे मंजूर करेंगे? अच्छा, एक अबूरी बजट मंजूर करने के बाद फिर उसको असल शक्ल देनी पड़ेगी। ऐसे हालात में फिर ये देखिए मामला जो है एक नहज ऐसी आ जाती है जहां पे ये होता है कि विफाक मुदाखलत नहीं, वो मेरा ख्याल वो तो ऐसी सूरत हाल में शायद कोई परवीन होगी। खालिद साहब, आप भी थोड़ा सा, टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो तो ऐसी सूरत हाल में फरूकी साहब प्रॉब्लम होती है परवीन कि जब हालात कोरोना के टाइम के हो, जिस तरह से कोरोना के हालात थे। बिल्कुल ना, अब तो कोई ऐसी बात अब तो नहीं ऐसी है ना, सूरत हाल अब नहीं ऐसी है, सूरत हाल नहीं है। लेकिन लिहाजा ये परवीन शायद इसको इस्तेमाल नहीं हो देखिए सकती। फिर आखिर मामला कहाँ जाएंगे? फिर आखिर मामला चले जाएंगे विफाक की तरफ, और विफाक के पास क्या होता है? विफाक फिर ये कर सकता है, असेंबली मुअत्तल कर सकता है, गवर्नर राज लग सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि विफाक शायद इस तरह ऐसे मामलात की तरफ नहीं जाए। अब ये पीटीआई के पास अपने पास ये मौका है कि वो मामलात को संभालें और उनको हल करने की कोशिश करें। अगर नहीं करेंगे तो एक फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। टोटल 30 सेकंड मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आला केपी के हैं सोहेल अफरीदी, उनके दिन गिने जा चुके हैं। ओके। और उनकी पार्टी के अंदर जो बगावत है उस वजह से उनका तमाम हुकूमती ढांचा जो है इस वक्त गैर फाल हो चुका है। उनके दिन वज़ीर के तौर पर भी गिने जा चुके हैं और पीटीआई के अंदर भी गिने जा चुके हैं। और अब जो है वो किसी वक्त भी जो है सुबह गया कि शाम गया की सूरत हाल है। सोहेल अफरीदी साहब, दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान। हर वक्त बर वक्त